नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा भी है, तो बने रहिए। आइए जानते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, बेहतर बनाते हैं या पीछे घसीटते हैं, वो सब सीखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है, ये लेक्चर सभी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो व्यक्ति जो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सब ये बात समझिए, सीखना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आप स्कूल में आकर बच्चे को लेक्चर दें क्लास में और वो अचानक से उस सबको पी जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, धीरे 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 चलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप किस स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, किस क्लास के बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी लेसन प्लान को बनाना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना चाहिए। कहने का मतलब है, जिस स्तर का बच्चा है, जिस स्तर की उसकी आयु है, उसके हिसाब से ही आपको उनको लेसन्स पढ़ाने चाहिए। आप 11th-12th में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, सिर्फ लेक्चर मेथड तो वहाँ भी काम नहीं करता। तो आप ये समझिए कि जो निचले स्तर के क्लासेस हैं, हमारे केजीज हो गए या फिर हमारा 1st, 2nd, 3rd हो गया, ये बच्चों को तो प्रॉपर अटेंशन चाहिए ही। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती हैं। उन एक्टिविटीज़ अवेलेबल मतलब नेट पे भी अवेलेबल हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आपको दे रहा है। तो अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ से कोशिश कीजिए कि बच्चे के एज तक आप पहुँचे। अपना स्तर भी हमें वही करना है कि अगर हम इनके साथ इंटरेक्ट करें तो बच्चों के साथ, जैसे कहते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए। तो आप रहेंगे तो टीचर ही ना, लेकिन जब आप बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे और उनकी आयु के स्तर के हिसाब से आप उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन से बड़ा जादुई करिश्मा करने वाला शायद ही दुनिया में कुछ होगा। आप एक स्टूडेंट को मोटिवेट करके आप ये समझिए कि फर्श से अर्श पे ले जा सकते हैं। मोटिवेशन वो चिंगारी है जो बच्चों के अंदर ना कुछ सीखने की लौ हमेशा जला कर रखती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल एक टीचर का होता है। पेरेंट कहते हैं तो बच्चा सोचता है मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझे तो कहेंगे कि तुम कर सकते हो, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, कहेंगे ही। लेकिन जब टीचर कुछ उनसे कहती है या कहते हैं तो टीचर का कहा उनके ऊपर ये समझिए पत्थर की लकीर के जैसा होता है। बच्चा समझता है कि अगर मुझे पढ़ाने वाला और इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला एक टीचर मेरे पर भरोसा कर रहा है, इसका मतलब कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप बच्चों को मोटिवेट करें। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो बच्चा कभी भी हारेगा नहीं, हमेशा जीतने की ओर ही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद कभी भी बच्चा थकेगा नहीं, थकान उसको नहीं परेशान करेगी। चिंता, डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन अब बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझाने के लिए मैं भी इस शब्द का इस्तेमाल कर लेती हूँ। चिंता, डिप्रेशन, अवसाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उन सब चीज़ों से बिल्कुल बच्चा दूर रहेगा अगर आपने उसको मोटिवेट किया। लेकिन मोटिवेशन नेचुरल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ओवर ज़्यादा आप उसको हर वक्त पंप करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप उसको बस ऐसे ही, क्योंकि बच्चे सोचते हैं ना कि हम तो गुड फॉर नथिंग है, इसलिए हमारे टीचर हम पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे बच्चों से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये मान के चलिए कि मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो सीखने की प्रक्रिया को मोटिवेट आगे बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एज अ टीचर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक मैच्योर व्यक्ति की तरह बिहेव करें। कई बार हम बच्चों से बदतर बिहेव करते हैं। अब इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मैं खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व कर रही हूँ पिछले 20 साल में। कई बार हम बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, इन द सेंस कि अगर किसी बच्चे ने मान के चलिए कि इल बिहेव किया, ठीक है, वो उस एज में है, उसका वो हार्मोनल स्ट्रक्चर चल रहा है, उसकी वो एज चल रही है, हो सकता है वो टीनेज में प्रवेश कर चुका है, हो सकता है वो कोई मेंटल बैगेज लेके अपने साथ घूम रहा हो। हमारे पास भी मेंटल बैगेज होता है, लेकिन हम उस लेवल, उस एज से ऊपर आ चुके हैं। तो मैच्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैच्योरिटी
के साथ साथ आप ये समझिए कि जो हमारी फिजिकल और मेंटल स्थिति होती है वो भी मैच्योरिटी के साथ साथ बदलती है। तो हम कोशिश करें कि अपने बच्चों से मैच्योरली डील करें और बच्चे को भी मैच्योर बनाएं। मैच्योर बनाने का तरीका सिर्फ उनको लेक्चर देना नहीं होता, वो तो हर जगह से सुन रहे होते हैं। हम उनको ऐसी क्रियाएं करवाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे उनके अंदर समझदारी आए, मैच्योरिटी आए, वो सही डिसीजन ले पाएं। अगर कोई बच्चा बहुत चंचल है तो उसके अंदर अब हमें मैच्योरिटी कैसे लेकर आनी है, स्थिरता कैसे लेकर आनी है। ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल जाए, नहीं, लेकिन अगर पढ़े तो सिर्फ पढ़े। अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है तो लक्ष्य की ओर बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ पाए, ये काम हम कर सकते हैं। तो एक समझिए मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर उचित वातावरण, एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वातावरण का मतलब है, क्लास से शुरू करते हैं। एक क्लासरूम में आप बैठे हैं, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, लाइट चली जाती है तो जनरेटर का इंतज़ाम नहीं है, हवा का कोई इंतज़ाम नहीं है, बुरी गर्मी है, बच्चा अनरेस्ट में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा, उसका छोड़िए टीचर का खुद का ध्यान नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट हो, क्लास में बढ़िया रोशनी आ रही हो, अच्छा व्यवस्था हो हवा की भी, और अगर बच्चे को वॉशरूम जाना हो या पानी के लिए जाना हो तो वो जा पाए। ऐसा नहीं कि कहीं बिल्कुल ही एकदम ग्राउंड के कोने में वॉशरूम है कि जितने में बच्चा जाएगा और आएगा उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिस ही हो जाए। तो इन सब चीज़ों का तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बैठने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बेंच बिठा दी, बैठ सकते थे 2 बच्चे, बिठा दिए 3 बच्चे, अब तीनों में से कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। कोने वाले तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बीच वाला तो फिर भी शायद कंफर्टेबल हो जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना केवल क्लास में, ना केवल स्कूल प्रोमाइसेस में, बल्कि वॉशरूम्स में भी। हर वो जगह जहाँ बच्चा जाता है वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए। ये उचित वातावरण का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए, कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल है, जैसे स्कूल को हम साफ सफाई रहे वहाँ पर, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन बच्चा एक एनवायरनमेंट से आ रहा है, उसके घर का अपना एक वातावरण है, वो जिस समूह में रहता है, जिस समुदाय में रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, वो भी एक एनवायरनमेंट है। अब इसको आप एप्रोप्रिएट नहीं बना सकते हैं, लेकिन बच्चे को प्रेरित करके, बच्चे को मोटिवेट करके आप डेफिनेटली उसको उस एनवायरनमेंट से भी अलग कर सकते हैं। समझाती हूँ। मान के चलिए बच्चा एक ऐसे परिवेश में है, एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आस पड़ोस के जो भी यंगस्टर्स हैं या बड़े हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, नशे के आदी हैं। अब वो बच्चा भी उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर वो टीनेज में जाएगा तो पूरे केसेस हैं कि वो बहक जाए। तो हमें पता होना चाहिए, एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, वो क्या बैगेज लेके अपने साथ चल रहा है, किन चीज़ों की तरफ वो बहक सकता है। हम बच्चे को इस तरीके से डील करें, इस तरीके से काउंसिल करें, इस तरीके से पढ़ाएं, ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चा कमल की तरह खिले। कमल कीचड़ में खिलता है ना, तो आप उसके कुछ एनवायरनमेंट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तब भी टीचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भले ही घर विद्यालय आस पड़ोस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के ग्रोथ के लिए। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं करें, जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उनके लिए हम बच्चे से बात करें, बच्चे के पेरेंट्स से बात करें। थकान, ये तो हमारे मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। टीचर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक, बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, नहीं पढ़ पाएगा। अब इस स्थिति में मैं सारे स्कूल के मैनेजमेंट को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़, अगर आपने टीचर्स की कुर्सियाँ क्लास से हटा दी हैं तो आप ये समझिए कि लेडी टीचर्स, जेंट्स टीचर, कोई भी व्यक्ति 6 घंटे तक, 6.5 घंटे तक, 7 घंटे तक बराबर नहीं खड़ा हो सकता। 6 घंटा 10 मिनट भले ही स्कूल की अवधि मानी जाए, लेकिन हो तो उससे ज़्यादा जाता है। तो अगर आप कुर्सियाँ बिल्कुल हटा देंगी तो बच्चा भी देख रहा है कि कुर्सियाँ हट चुकी हैं, तो बच्चे के मन में भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए ना टीचर का। टीचर खुद से नहीं बैठती है, जो जिम्मेदार टीचर्स होते हैं वो खुद से नहीं बैठते हैं जब वो लेक्चर पढ़ाते हैं। उन्हें पता है खड़े होकर ही लेक्चर हम डिलीवर करेंगे तो हर एक बच्चे पे हम नज़र रख पाएंगे, पर डेलिबरेटली उनकी कुर्सियाँ हटा देना। अब ऐसे में जो महिलाएं होती हैं ख़ास तौर से, कितनी समस्याएं
कितनी समस्याएं उनके जीवन में होती हैं, शारीरिक तौर पर भी उनको समस्याएं होती हैं। अब अगर आपने कुर्सियां हटा दी तो टीचर बिल्कुल थक गई है, एकदम फैटीग हो गई है। भले ही वो महिला हो या पुरुष भी हो, तो पुरुषों में भी एक सीमा है ना, एक समय तक आप खड़े रह सकते हैं। बैक टू बैक लेक्चर्स लगते हैं, कई स्कूल्स में तो कोई टाइम टेबल भी ऐसे सिस्टमैटिक जैसे बनना चाहिए वैसे बनता नहीं है, आप टीचर लगातार खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में वो खुद ब खुद थक जाएंगे, ड्रेन हो गई उनकी पूरी एनर्जी, वो क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट बच्चों का, मान के चलिए कि बच्चा स्कूल में आया, आते ही आपने गेम्स पीरियड उसका लगा दिया, पहले तो असेंबली में आपने उसको पीटी करवाई, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा दी, और आपने कुछ क्लासेस में सीनियर और जूनियर के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अलग होते हैं कई स्कूल्स में, तो आपने उनका फिजिकल एजुकेशन का पीरियड रख दिया। अब असेंबली का टाइम प्लस उसने फर्स्ट पीरियड फिजिकल एक्टिविटी में ही निकाल दिया, वो इतना थक गया है फिजिकली कि वो अब क्लास में नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी थकान होती है मेंटल थकान। मेंटल थकान टीचर्स को भी होती है और स्टूडेंट्स को भी होती है। टीचर्स को तो ये कि बहुत सारा ऐसा अननेसेसरीली काम बेमतलब का दे दिया जाता है जिससे टीचर ड्रेन हो जाती है। उसको लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम डिवोट करूं, लेकिन उसके पास और बहुत सारे काम हैं। ये केवल सरकारी टीचर्स के साथ नहीं होता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी होता है। बच्चा किस तरीके से ड्रेन हो गया, आपने एक टाइम टेबल बनाया जहाँ पे लगातार आपने लास्ट के 2 पीरियड, एक एग्जाम्पल देती हूँ, ज्योग्राफी के रख दिए। अब ज्योग्राफी या कोई और कठिन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री मान लीजिए, ठीक है, जिसमें बच्चे को फुल अटेंशन चाहिए, अब वो पूरा दिन उसने निकाल दिया और 2 पीरियड लगातार एक ऐसे सब्जेक्ट के हैं जिसको अगर टीचर ने प्रेजेंटेशन या अलग अलग स्लाइड से समझा दिया तब तो ठीक है, बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन अगर टीचर्स थियोरेटिकली उसको समझा रहे हैं तो आप सोचिए कि बच्चा फिर मेंटली थक गया, वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे आएगा भी टाइम टेबल। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लगातार तो ना बच्चा सीख सकता है और लगातार ना टीचर 6 घंटा 10 मिनट फुल टाइम लेक्चर दे सकती है, दोनों को ही रेस्ट चाहिए। इसलिए टाइम टेबल को ऐसे बनाएं कि बीच में कुछ एक्टिविटीज़ हो, और टाइम टेबल को ऐसे बनाएं कि टीचर को भी प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, ब्रेक से पहले भी, ब्रेक के बाद भी। चलिए, अभ्यास का विभाजन, डिवीजन ऑफ प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब स्कूल में स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं तो हम सोचते हैं हमारा सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है, इसका तो सब्जेक्ट का तुम होमवर्क करके ही लाना। हमारे जैसे बाकी सब टीचर्स भी ऐसा ही सोचते हैं, सारे लोग बच्चों को होमवर्क देते हैं। अब बच्चा घर जाएगा, होमवर्क करेगा, वो इतना ओवरबर्डन हो गया है कि उसके पास किसी और एक्टिविटी के लिए समय ही नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ओवरबर्डन ना हो जाए। अब तो खैर टाइम टेबल्स भी इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, होमवर्क के भी शेड्यूलिंग्स हो गए हैं स्कूल में कि बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो। लेकिन मैं इस लेक्चर से अलग हट के भी बताती हूँ, मैं हॉलीडे होमवर्क देखती हूँ बच्चों का और मुझे सच में बहुत दुख होता है। ऐसे ऐसे हॉलीडे होमवर्क जो बच्चा करेगा भी नहीं खुद से, किसी और से करवा के लाएगा, किसी और से प्रोजेक्ट बनवा के लाएगा, तो ये भी एक तरीके का फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन ही हो गया ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ना केवल हम बच्चे की एज ध्यान रखें, पर हम कैसा काम दे रहे हैं, किस लेवल का बर्डन दे रहे हैं, किस लेवल के प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग भी है या नहीं, क्या वो होमवर्क इंटरेस्टिंग भी है या नहीं, पहली बात तो क्या वो बच्चे को समझ में भी आया। इन बातों का भी एज अ टीचर हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का व्यवहार तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु है। जीवन खराब हो जाते हैं, जीवन बन जाते हैं बच्चों के, आप यकीन नहीं मानेंगे। अगर आपने अभी अभी टीचिंग में प्रवेश किया है तो आप यकीन ना माने भले ही, लेकिन जो मेरे हम उम्र हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जो एक समय गुजार कर आए हैं, स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्व कर रहे हैं, उनको पता है अगर एक टीचर का एक प्री कंसीव नोशन है एक बच्चे को लेकर, या कभी किसी बच्चे ने वो टीचर से मिसबिहेव कर दिया और टीचर को लग गई ये बात दिल पर, फिर तो वो बच्चा ये समझिए कि हर बार उस बच्चे को डांट पड़ेगी, हर बार वो पिन पॉइंट होगा। अगर ऐसा है तो डियर टीचर्स, हमें ये एटीट्यूड बदलना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए आप और मैं मिलकर इस दुनिया में भले ही जो कुछ चल रहा हो, हमारे देश में भले ही जो कुछ चल रहा हो, लेकिन आप और मैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्व करते हैं उनके पास इतनी फुर्सत है ही नहीं कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचे। हम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा निर्माण कर सकते हैं अपने देश का। दुनिया भर के जो वैल्यूज़ हैं, जो इमोशंस हैं, वो दुनिया भर में जितने भी जहाँ भी जा रहे हों, लेकिन हम उनको दुरुस्त करके एक अलाइन कर सकते हैं, एक लाइन में ला सकते हैं। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी टीचर किसी भी व्यक्ति के बारे में
कोई प्री कंसीव नोशन ना रखे, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो। और इसका थोड़ा व्यापक मतलब भी बता देती हूँ, टीचर हमेशा ईगर होना चाहिए सीखने के लिए। अब हमने बीएड कर लिया, हमने एमएड कर लिया, हमने पीएचडी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम पंडित हो गए ज्ञान में, नहीं, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं आता। वो टीचिंग लर्निंग मेथड हो सकता है, वो बाहरी ज्ञान हो सकता है, वो स्टूडेंट के लेवल पर कैसे आकर उसको सिखाना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी ये ना सोचें कि हम नया ज्ञान, अब तो हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, नया ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त नया ज्ञान लेने की ज़रूरत है। खुद भी नया ज्ञान हासिल कीजिए और बच्चों को भी नया नया सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम की दीवार के अंदर ही आपका क्लास हो, आप बाहर लेके जाइए। अगर आपके सिलेबस में 1 to 10 है तो आप 11 भी सिखा सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने लेसन प्लान्स बनाते हैं, कैसे आप अपने लेक्चर्स को डिवाइड करते हैं, तो कमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अब ये तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि स्कूल मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो टीचर्स की चेयर ना हटाएं। अब सबसे बड़ा कारण है, महिलाओं के साथ उनका मासिक धर्म तो आना ही है हर महीने, और कोई भी टीचर कभी भी सिर्फ इस वजह से छुट्टी नहीं लेती है। वो सोचती है नहीं, मैं जाऊं क्लास में जाके पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स को या तो आपको लेक्चर लेना है, या आपको टेस्ट लेना है, या आपने किसी बच्चे से प्रॉमिस कर रखा है कि नहीं नहीं कल मैं तुमको ग्राउंड में लेके जाऊंगी, आज तुमने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा होता है अक्सर। तो टीचर तो क्लास में जा ही रही है ना, स्कूल में जा ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कुछ पलों का उसको रेस्ट चाहिए। कुछ पल वो कुर्सी पे बैठ जाए, कुछ पल वो दवा लेकर एटलीस्ट कुछ पल बैठ जाए जहां वो बच्चों को काम दे दे। कहने का मतलब है, मानवीय तौर पे अगर आप देखें, एक ह्यूमैनिटी के नाते भी अगर आप देखें, तो डेफिनेटली आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से सारे मैनेजमेंट्स को, कि भैया टीचर थकने नहीं चाहिए। और चलिए, लेडीज़ के साथ तो ये समस्या है, लेकिन जो पुरुष हैं वो भी हाड़ मास के ही बने हैं ना, लोहा तो है नहीं उनके शरीर में, उनको भी रेस्ट चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए, इवन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि टीचर फिजिकली ड्रेन ना हो जाए, मेंटली ड्रेन ना हो जाए, अत्यधिक भार उस पर ना हो काम का। ऐसा नहीं कि पूरे दिन कागजी काम ही कर रही है टीचर, सिर्फ बच्चों का रिकॉर्ड ही बना रही है, ऑन पेपर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्लासरूम में जाने का और बच्चों से प्रॉपर इंटरेक्ट करने का उसको समय नहीं मिल रहा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ बच्चों पर भी हावी होती है अननेसेसरली। कई बार क्या होता है कि हम अपने टाइम की बात बता रहे, हमारे टाइम में जो मेरे हम उम्र हैं उन सबको ये होमवर्क मिला था कि अच्छा ठीक है, आज तुम काम करके नहीं लाए, लिख कर लाओ 100 बार, आई विल डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय से करूँगा। अब आप लिख रहे हैं, क्या है ये? एक्सेसिव बर्डन है। फिर क्या सीखा आपने उससे? कर लिया काम, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपने काम नहीं किया। तो ये जो इस तरीके के पनिशमेंट्स है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। बच्चे ने आज काम नहीं किया, गेट द प्रॉपर रीज़न, क्यों नहीं किया, मिसचीव में नहीं किया, काउंसिल करिए, बात कीजिए, उसको बुलाइए, एक्सट्रीम लेवल है पेरेंट्स को बुलाइए। लेकिन अगर बच्चे की कोई समस्या है तो कोशिश कीजिए अपने तक रखें, या अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो ऐसे टीचर से डिस्कस करें जो आपको हेल्प करे, ना कि उस बच्चे को पूरे स्कूल में डिफेम दिला दे कि ये तो करता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं या पढ़ती नहीं। ठीक है ना, तो ये सब हमें नहीं करना। तो हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा भी मेंटली हेल्दी रहे और फिजिकली हेल्दी रहे। स्कूल में फिजिकली हेल्दी रहे, ना थके, इस बात का ध्यान तो हम रख सकते हैं। घर में वो शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ है, इस बात का ध्यान पेरेंट्स को भी रखना चाहिए। एक छोटी सी बात बोलती हूँ इस लेक्चर से अलग हटके। हम लोगों के दिमाग में ना, हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये पाश्चात्य संस्कृति इतनी बुरी तरीके से धस गई है, बस गई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसा डिपार्टमेंट जो इतना समझदार है, जो खुद कह रहा है, ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, जो खुद कहता है कि बच्चा शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ होता है। अब आप देख लीजिए, जितने भी बड़े स्कूल हैं उनमें एक दिन मनाया जाता है जहाँ पे आप पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। क्यों भाई? क्या है उसमें सेहतमंद? और क्या बच्चा वैसे नहीं खाता, जिद करके खाता है? वो अपने घर में भी ये सब जिद करके खाता है। कई मदर्स भी बनाती हैं, लेके जाओ बेटा आज कुछ नहीं है तो जाओ सैंडविच लेके जाओ। तो ये तो हम ही बिगाड़ रहे हैं। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप और मैं मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। जितने भी स्कूल मैनेजमेंट्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सब से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ये सब मत अलाउ कीजिए अपने स्टूडेंट्स को। एटलीस्ट स्कूल में आके प्रॉपर रोटी सब्जी खाए, प्रॉपर रोटी सब्जी पराठा रोटी
कुछ भी जो स्वादिष्ट के साथ साथ पोषण से भरपूर हो, वो भोजन वो स्कूल में करे। घर में जाके आप उनको डील कीजिए, एटलीस्ट स्कूल में तो स्कूल के हिसाब से चलने दीजिए। चलिए, पाठ्यक्रम की संरचना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या हमने ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं डाल दी जो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट है ही नहीं। प्लस हमेशा ध्यान रखिए कि आप सरल से कठिन की ओर लेकर जाएं, इजी से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, स्तर बढ़ाते जाएंगे, कठिनाई लेकर आते जाएंगे। और बच्चा क्योंकि स्तर छोटे स्तर से सरल से कठिन की ओर जा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा बहुत सारी चीज़ें समझेगा, सुनेगा, रिलेट कर पाएगा। चलिए, स्ट्रक्चर हो गया हमारा। फिर भोजन और औषधियाँ, ये वही बात है, अच्छा भोजन करना। अब तो टीचर्स प्लीज़ आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्कूल में बच्चों से, स्कूल की कैंटीन से इस तरीके के फास्ट फूड का प्रचलन ना करें, ना खाएं, ना बच्चों को खाने दें। ऐसा नहीं कि स्टर्न होकर आप डांट दें अगर बच्चा ले आया है। अगर लेकर आया है तो उसको खाने से मत रोकिए, भूखा नहीं रहे बच्चा, लेकिन उसके पेरेंट्स से कम्युनिकेट कीजिए, बच्चे को समझाइए। पहले तो खुद समझिए कि हमें ये सब नहीं खाना है, क्योंकि जितना पौष्टिक भोजन बच्चा करेगा उतना ही वो दिमाग से तत्परता के साथ पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि मेंटली अब वो बच्चा स्ट्रांग है, उसकी बॉडी स्ट्रांग है। अच्छा भोजन ही नहीं करेगा तो कहाँ से फिर वो कुछ कर पाएगा। अब यहाँ औषधियों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ औषधियाँ तो स्कूल्स में दी जाती हैं कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो जाए, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अब हम हमारे यंगस्टर्स को चेकआउट करें कि वो कोई इस तरीके की मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं जो थोड़ा सा नशा करती हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हल्का बहुत भी नशा है। तो हम टीचर्स को अपने स्टूडेंट पे चेक रखना होता है, हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। स्कूल्स में रिकॉर्ड होता है पूरा कि कौन कौन सी बच्चा मेडिसिन ले रहा है, कौन सी नहीं ले रहा है। तो इन बातों का भी हम ध्यान रखें कि बच्चा हर वो चीज़ जो उसके शरीर को लगे और जो लगती है उसको सेहतमंद बनाती है वही ले, कुछ भी ऊल जरूल चीज़ ना खाए, ठीक है ना। शारीरिक दोष, ये तो इसका तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। किसी की दृष्टि प्रॉपर नहीं है, नहीं देख पा रहा, बाधिर, ठीक है, या कोई शारीरिक अंग में दिक्कत है, तो अगर मान लीजिए ये दोष है भी, उसके बावजूद हम उस बच्चे को नॉर्मल ट्रीट करें। अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन है ही। ये हमारा दोष था पहले भी कि हम एक बच्चे को अपशब्द बोल बोल के स्कूल ना आने पे मजबूर करते थे। ये हमारा दायित्व है कि हम उस बच्चे को एक्सक्लूसिव उसको फील ही ना कराएं कि वो एक्सक्लूसिव हो, वो इंक्लूसिव ही है, वो हमारा ही स्टूडेंट है, वो उतना ही शार्प है जितना बाकी के बच्चे हैं। हाँ, सिर्फ इतना है कि कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं दोष आ गया है। मैं दोष शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, पर यहाँ है तो मुझे लेना पड़ेगा, फिजिकल डिफेक्ट। तो अगर वो देखिए, उसके शरीर का डिफेक्ट तभी तक डिफेक्ट है जब तक हम उसको डिफेक्ट की तरह देख रहे हैं। जब वो हमारे क्लास में आ गया और हमने ये तय कर लिया कि अगर इसको ये फिजिकल, मान के चलिए कोई बच्चा देख नहीं पा रहा, पर अगर मुझे उसको दिखाना है कि बेटा देखो ग्राउंड में कहाँ कहाँ कौन कौन से फूल खिले हैं, कितने बड़े पेड़ हैं, पाम के पेड़ हैं या अमरूद के हैं, या दूर कहीं जाके बॉटल पाम लगा है, या वहाँ एक बागीचा भी है जहाँ से आम के पेड़ दिखाई देते हैं, तो मैं उसको दिखा सकती हूँ ना। तो मैं कौन, मैं टीचर। तो वो डिफेक्ट को आप कैसे कन्वर्ट कर दें और बच्चे को ये फील कराएं कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस टीचर बच्चों को, बाकी के बच्चों को भी मोटिवेट कर सकती है कि देखो बेटा ऐसा नहीं ट्रीट करना है, हर एक में एक डिफेक्ट है। हमारे अंदर अंदरूनी कोई डिफेक्ट होगा जो बाहर से दिख नहीं रहा, इसके अंदर बाहर से एक डिफेक्ट है जो दिख रहा है लेकिन हमें देखना नहीं है। कहने का मतलब उसको ट्रोल नहीं करना है, उसको परेशान नहीं करना उस बात पे। अगर फिजिकल एक्टिविटी होनी है भेजिए उसको भी, आप खेलने भेजिए, खेलेगा, गिरेगा, उसके साथ किसी बच्चे को अलाइन करिए, किसी हेल्प को अलाइन करिए, खुद रहिए साथ में, लेकिन बच्चे को फील मत होने दीजिए। आप उसको पूरी तरीके से एनग्रॉस कर लीजिए, उसको बिल्कुल अपना मान लीजिए, बच्चा बहुत अच्छा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य की लंबाई व समानता, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया ज़्यादा काम दे दिया ना, लंबा लेक्चर हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा, शिथिलता आ जाती है।
किसी भी चीज़ को अननेसेसरीली स्ट्रेच करेंगे ना आप, तो उसमें शिथिलता आ जाती है, बोरिंग हो जाता है, ना तो आपको मज़ा आता है और ना ही स्टूडेंट को मज़ा आता है। आप भी स्टाफ रूम में बैठ के कहते हैं ना ये बहुत लंबा खिंच गया ये लेक्चर, बीच में इतनी छुट्टियां पड़ गई, उससे पहले भी यही लेक्चर चल रहा था, उससे बाद भी यही लेक्चर चल रहा है। आपको अच्छी तरीके से आता है पर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, तो सोचिए बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेंथ और यूनिफॉर्मिटी, हम जो काम करें, कोई भी एक्शन लें, उसकी इस हिसाब से हो कि बच्चा बिल्कुल शिथिल महसूस ना करे, उसको सीखने का मौका मिले, वो सीख ले उससे। इस हिसाब से आप उसको डिजाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इच्छा शक्ति, विल पावर। ये तो बहुत बढ़िया है, टीचर्स के विल पावर हो तो किस बच्चे को वो आसमान की बुलंदियां नहीं दे सकती, और बच्चे में विल पावर डेवलप करना टीचर का काम है, टीचर का ही काम है। हम सब कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो समझती हूँ कि टीचिंग को ग्लोरीफाई करना चाहिए, जैसे बाकी के डिपार्टमेंट्स को ग्लोरीफाई करते हैं हमारे देश में, क्योंकि हम नेशन बनाते हैं। ठीक, फिर ध्यान और रुचि। अब बच्चे का अटेंशन और उसका इंटरेस्ट, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक बच्चा है आज गुमसुम बैठा है, बिल्कुल परेशान बैठा है, क्यों बैठा है, उसका अटेंशन मुझे कैसे कैप्चर करना है, तो मैं एक्टिविटी प्लान करूंगी। या कोई लेसन बहुत ही बोरिंग है, मुझे खुद को पता है कि ये लेसन तो बहुत ही बोरिंग है, अब उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ ना हम एक आइडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो उस आइडियल टीचिंग में मान के चलिए कि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स ना पहाड़ देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूँ, किसी ऐसी डिग्निटरी से बात करूँ जो मुझे उन पहाड़ों के दर्शन वर्चुअल मोड पे करा दे मेरे स्टूडेंट्स को, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, और उनके बारे में बताए भी। तो इससे क्या होता है, अब जब उनको ज्योग्राफी में वो पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे हद तक कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम उनको किस लेवल की एजुकेशन देते हैं। तो मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मेथड को अपनाइए, और अगर इसमें क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेंशन और इंटरेस्ट हो गया, तत्परता और क्षमता, रेडीनेस एंड डिलीजेंस। आपकी क्या तत्परता है, आपका क्या, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे आपका जो लेसन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाए, बहुत ही बढ़िया हो जाए, एकदम बच्चा रेडी रहे। कुछ कुछ टीचर्स के लेक्चर्स के लिए ना बच्चे उत्सुक रहते हैं कि वो फला टीचर आने वाले हैं, आज तो मुझे एब्सेंट ही नहीं होना, आज उनका पीरियड है, आज तो मुझे एब्सेंट ही नहीं होना। पापा हाफ डे के बाद ले जाना भले ही, क्योंकि हाफ डे से पहले मेरी फला टीचर का लेक्चर है, ऐसा भी होता है ना। तो अल्टीमेटली वही है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्टूडेंट और हम खुद एकदम रेडी रहें, एकदम सिखाने के लिए रेडी, उत्सुकता के साथ क्लास में आए। आपके लाइफ में डिजास्टर चल रहा है, भले ट्रेजेडी हो रखी है बहुत सारी, लेकिन क्लासरूम में बच्चों तक हमें ये नहीं पहुंचाना। हमारा मूड अपसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो ये 40 बच्चों की ज़िंदगी बना रहे हैं ना, तो हम कैसे इनकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे इतनी ज़्यादा है कि वो जो हो गया वो हम छोड़ कर आए हैं घर पे, ठीक है ना। तो जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम बच्चों के साथ पूरी तरीके से बने रहें और कोशिश करें कि बच्चा अच्छे से सीखे, ठीक है ना। चलिए, स्मरण शक्ति, मेमोरी, ये तो आपको पता ही है कि जो काम हम करके सीखते हैं उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने क्लासरूम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखें। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, और सब थ्योरी में चल रहा होता है। तो ये नहीं करना है, लेके जाइए, लैब लेके जाइए, कोशिश कीजिए कि बच्चा पूरा सीखे वहाँ से, क्योंकि सीखेगा तो उसका मेमोरी का लेवल बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। चलिए, कार्य की कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, निरुत्साहित हो जाता है बच्चा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर आपने किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा जटिल बना दिया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें खुद को पता होता है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको हमें इजी बनाना है। तो हम ऐसे मेथड्स अपनाएं जिससे वो लेक्चर आसान हो जाए, ताकि बच्चे को उसको प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में, ठीक है। मार्गदर्शन, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नहीं पता होता कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या करना है, उनके सपने हैं। अब ये हमारा काम है कि हम उनको गाइड करेंगे, बेटा देखो तुम ऐसे पढ़ो, अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ, इस तरीके के लेक्चर्स को सुनो, इस तरीके के लोगों से बात करो। कुछ लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेक्चर्स अरेंज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन
ओवर गाइडेंस मत दीजिए। अगर आपने ओवर कर दिया ना तो बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर उसको लगेगा कि जो भी कुछ बताएगी मेरी टीचर ही बताएगी और मैं खुद से तो कुछ करूँगा नहीं, मैं सब कुछ अपने टीचर से सीख लूँगा। तो वो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए पूरी तरीके से। फिर मार्गदर्शन हो गया, कार्य का अर्थपूर्ण होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी काम हम बच्चे को दे रहे हैं वो अर्थपूर्ण हो, यानी उसमें बच्चे की तत्परता, उसकी रुचि, रोचकता बनी रहे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हॉलीडे होमवर्क के नाम पे बच्चों को क्या क्या मिलता है, बच्चे बाहर से प्रोजेक्ट्स बनवा के ले आते हैं, दे देते हैं, आप भी उस पर नंबर दे देते हैं। देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब टीचर हैं और हम सब एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं। जो फ्लॉज हैं उनको हम अपने लेवल पे ख़त्म तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना। और अगर प्रिंसिपल प्रेशर करते हैं तो प्रिंसिपल से बात कीजिए, मैनेजमेंट प्रेशर करते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आपको स्कूल से कह ही देंगे कि नहीं बाहर निकलो, सजेशंस तो सभी मांगते हैं ना, तो दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम हमारे काम को इस तरीके से रखें जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, जिसका कोई अर्थ मतलब हो। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, है ना। एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, स्कूल में एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक पेपर लेते हैं, उस पर ड्राइंग करते हैं, सेव प्लांट्स, सेव ट्रीज, हो गया एनवायरनमेंट डे। तो आपने एनवायरनमेंट डे के नाम पर कितने पेपर खराब कर दिए। ये पेपर कहाँ से बन के आते हैं, इनके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं ना। तो क्या सिखा सकते हैं, एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम एक निर्धारित तिथि पर एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। आप रोज़मर्रा में बच्चों को सिखाइए कि बेटा जो पानी रह गया है ना बोतल में, इसको फेंको मत, और अगर तुमसे ये नहीं पिया जा रहा तो बाहर ग्राउंड में इसको डालो या किसी पौधे में इसको डाल दो और दोबारा से बोतल भर लो। ये सब चीज़ें तो हम सिखा ही सकते हैं। तो अल्टीमेटली वही है कि सिग्निफिकेंट बनाइए अपने काम को अर्थपूर्ण बनाइए, अपनी टीचिंग को अर्थपूर्ण बनाइए, अपने लेक्चर्स को अर्थपूर्ण बनाइए, उसमें से जो और गहन अर्थ है उसको निकालकर बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए, करो और सीखो, ये तो हम सभी को जानते हैं कि जो पुस्तक का जो ज्ञान होता है, अगर उसको व्यवहारिक तरीके से बदल दिया जाए तो कितना बढ़िया है। मुझे ध्यान है हमारी एक टीचर हुआ करती थी, मालती मैडम, उन्होंने हमें अंग्रेजी इतने बेहतरीन तरीके से सिखाई। हर एक लिटरेचर या ड्रामा को में जो भी पोर्ट्रेट्स होते थे ना, वो हम लोगों को ही बना देती थी। हम उस लेसन को पढ़ के इनेक्ट करते थे, जो मैडम समझाती थी उस हिसाब से इनेक्ट करते थे और महीनों तक एक दूसरे को उसी कैरेक्टर के नाम से पुकारते थे और हमें सब समझ में आ जाता था। स्पेशली हमें कभी भी उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्टीमेटली वही है कि आप करो और सीखो। ये लेबोरेटरीज में सिर्फ साइंस का, मैथमेटिक्स से रिलेटेड या ज्योग्राफी लैब ले जा, ऐसा नहीं है। आप अंग्रेजी और हिंदी में भी एक्टिविटीज करा सकते हैं। आप कराते ही होंगे, डिबेट कराते होंगे, एक्सटेम्परी वगैरह कराते होंगे, पर इस तरीके के ड्रामा नाटक भी हम करा सकते हैं। समय पर परीक्षण, ये बहुत ज़रूरी है। समय समय पर टेस्ट लेते रहिए। एक स्टूडेंट मेरे पास आती है टॉपर, और उसने मुझे अपने आंसर्स दिखाए और कहा मैम अभी तक अच्छे नंबर मिल रहे थे, आपने इतने नंबर कम क्यों दिए। तो मैंने उसको, ये मेरी कहानी नहीं है, सब टीचर्स की कहानी है। जब आप बच्चे को स्टडी करते हैं तो आप बताते हैं कि बेटा ये जो पॉइंट्स आपने लिखे ना इररेलेवेंट है, इसके अंदर जो इतना सारा कंटेंट लिखा है ना, कौन कहाँ गया, किससे मिला, क्यों मिला, ये सब फालतू है। जो सवाल पूछ रहा है उसका उतना ही आंसर लिखो। तो वो हम कब बता पाएंगे, जब हम बच्चे का रेगुलर टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को हम बच्चे तक पहुंचाएंगे कि बेटा ये आपने नहीं लिखना चाहिए था। मुझे ध्यान है मेरे जितने भी हम उम्र हैं वो कनेक्ट करेंगे। अगर उनको मेरे जैसे एनवायरनमेंट मिला तो हमें टेस्ट मिलता था, हम फेल हो गए तो फेल हो गए, पास हो गए तो पास हो गए। फेल क्यों हुए, हमें किसी ने समझाया नहीं बुला के कि बेटा इधर आओ, ये तुमने गलत किया है, इसको ऐसे नहीं लिखना था, ये लैंग्वेज तुम्हारी गलत हो गई, इसको ऐसे नहीं लिखना था। तो जो गलतियां हो चुकी हैं हम लोगों के साथ, जिनसे स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो हमारा बच्चा ना करे। बहुत मुश्किल भी नहीं है, 40 बच्चों से डील करना ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 1-2 क्लास लगेंगे, उस 1-2 क्लास में जो भी टेस्ट का आउटपुट है या क्वेश्चन पेपर को क्लास में हम सॉल्व करवाते हैं ना, डिस्कस करते हैं, तो वो ज़रूर करिए, ठीक है ना। समय पर उनका टेस्ट लीजिए ताकि सही डायरेक्शन बच्चे को मिल सके। संवेदन और प्रत्यक्षीकरण, देखिए प्रत्यक्षीकरण जो है साइकोलॉजी में टच, साउंड, टेस्ट, स्मेल,
ये कुछ इस तरीके के हमारे सेंसेशंस होते हैं साइकोलॉजी में। और अगर साइकोलॉजिकली आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ लिखा हुआ भी है, एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंट एनहेंसमेंट ऑफ अवर एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी। अगर एक्सपेरिमेंटली आप बच्चों को इन सब चीज़ों को दिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, एहसास कराते हैं, तो आप बच्चे को असल में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। बच्चा किसी भी चीज़ को छू कर ज़्यादा महसूस करता है, स्मेल करके ज़्यादा महसूस करता है, टेस्ट करके महसूस करता है। आप ये कहें कि भाई ये मिठाई बहुत मीठी है, अब बहुत मीठी का क्या मतलब है? जो बहुत मीठा खाने का शौकीन है उसके लिए वो मीठी होगी, जो हल्का मीठा खाता है उसके लिए वो ज़्यादा मीठी होगी, किसी के लिए वो नॉर्मल होगी। तो अल्टीमेटली टेस्ट ही करनी पड़ेगी ना। तो क्लासरूम में अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं बच्चे को तो कोशिश करें कि अगर बच्चा वो महसूस कर सके। जैसे आपने बच्चों को प्लांट के बारे में पढ़ाया कि ये इसका तना होता है, ये इसके ब्रांचेस होते हैं, ये इसकी पत्तियां होती हैं। कितना मुश्किल है, ले जाइए स्कूल के बाहर, बच्चे को छूने दीजिए, मौका दीजिए। या प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गमला ला सकते हैं, हम जर्मिनेशन कर सकते हैं। बच्चा खुद से देख रहा है, खुद से महसूस कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें महसूस करना, देखना, टेस्ट, स्मेल, साउंड, आवाज़, ये सब चीज़ें बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और हमें अपने क्लास को इसी तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए। डिज़ाइन करना चाहिए इसका मतलब ये है कि हमें अपने लेक्चर्स को इस तरीके से बनाना चाहिए। चलिए, परिणामों का ज्ञान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिजल्ट आया, अभी तो आपने टेस्ट कर लिए थे, जो रिजल्ट आया अब उस रिजल्ट को बच्चे तक पहुँचाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, बच्चा स्कूल नहीं आया, वो तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है और हमने भी उसको कम्युनिकेट नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या गलती कर चुका है जो वो बोर्ड में करेगा तो नंबर कटेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों तक उनका रिजल्ट ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है ना। जब हम बच्चों को रिजल्ट पहुंचाते हैं तो बच्चे को और टीचर को दोनों को पुनर्बल मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, दोनों को पता चलता है कि अच्छा ये कमी है, अब इसको हटा के हमें इस पे काम करना है। तुम भी करो और मैं भी करूंगी, मैं तुम्हें गाइड करूंगी, तुम मुझे इतने 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 लिख कर दिखाओ रोज आंसर्स, अलग अलग तरीके से सॉल्व करो। कॉम्प्रिहेंशंस हो सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। कार्य की रोचकता, इंटरेस्ट बनाए रखिए। जितना रोचक होगा आपका कार्य, जितना रोचक होगा आपका क्लास, उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आपकी क्लास में आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, खुशी से अटेंड करेंगे, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लचीली समय सारणी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ लचीलेपन के ना कई मतलब है। एक तो वही कि भाई सुबह सुबह मैं तो पर्सनली नहीं सजेस्ट करती हूँ अपने टीचर्स को कि आप उनको पीटी पीरियड ले जाइए और उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराइए और थका के ले आइए और अब वो पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। कोशिश कीजिए कि अगर हर दिन का अलग, कुछ स्कूल्स में हर दिन का अलग ही शेड्यूल होता है और कुछ स्कूल्स में सातों दिन एक ही समय सारणी फॉलो होती है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह मैथमेटिक्स का पीरियड है तो मैथ्स का ही होगा। आप कोशिश कीजिए कि अगर मोनोटोनस हो गया है, किसी दिन बहुत हैवी हो गया है और सारे बच्चे कह रहे हैं, आपको लग रहा है उनको देखकर कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक, टेक देम टू द लैबोरेटरी, कोई एक अच्छी मूवी दिखा दीजिए एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ भी एक्टिविटी करा दीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उनके साथ इंटरेक्ट कर लीजिए। जो बच्चा नहीं बोलता है उसको थोड़ा खोलने की कोशिश कीजिए, उसको बुलाइए, उसको मौका दीजिए कि आपके क्लासरूम में आके वो इंटरेक्ट करे। जो ज़्यादा शाय है उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। मतलब टीचर तो जादू है और जादू कर सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस किस तरीके से अपने बच्चे को डील कर रहे हैं। और कोशिश करें कि ऐसा नहीं कि कई बार तो दो दो तीन तीन पीरियड एक ही टीचर के हैं, वो टीचर भी परेशान हो गई क्लास में, बच्चे भी परेशान हो गए क्लास में, ना तो टीचर को इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में, खासतौर से अगर वो लास्ट के पीरियड हो या गेम्स पीरियड से जस्ट आजू बाजू वाला पीरियड हो। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी समय सारणी यानी टाइम टेबल को इस तरीके से बनाएं जो सबके अनुरूप हो, जिस हिसाब से बच्चा अच्छे से पढ़ सके। और अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत हैवी हो गया आज का दिन, तो आप कोशिश करें कि थोड़े से एक्टिविटीज बच्चों को करा दें, ठीक है ना। 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे हम स्टूडेंट को एक बेहतर लर्निंग दे सकते हैं, एक बेहतर आउटपुट निकल सकता है, एक अच्छा आउटकम आ सकता है हमने जो पढ़ाया उसका। लेकिन इसके लिए हमें शिद्दत से मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप टीचर्स हैं, अगर
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ बदलाव जो आप अपने अंदर अपनी टीचिंग में ला सकते हैं वो ज़रूर लेकर आइए। अगर आप मैनेजमेंट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 2 रिक्वेस्ट की हैं उनको प्लीज़ तवज्जो दीजिए और कोशिश कीजिए कि बदलें। और अगर आप लर्नर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे जाके बीएड एमएड करें, एमए एजुकेशन कर रहे हैं और एक टीचर बने, तो ध्यान रखिए कि इन सब बातों पे हमें बच्चों का आकलन ही नहीं करना है, उनको प्रेरित ही नहीं करना है, उनका मार्गदर्शन ही नहीं करना है, हमें उन्हें पूरा बनाना है। एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था, टीचर टचेस लाइफ, टीचर टच द लाइफ, टच द वर्ल्ड, टच द फ्यूचर। तो हम वो हैं जो बच्चे की ज़िंदगी को छूते हैं, उसके भविष्य को छूते हैं, उसको तराश के बनाते हैं। तो लेट अस ऑल बी टुगेदर, करके दिखाते हैं कमाल, और एक बेहतर, बहुत बेहतरीन देश हम बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से। ये बच्चे यंग हैं और जिस तरफ हम इन्हें ढालेंगे ढल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर थोड़ा लंबा था। आज हमने पढ़ा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग और रीडिंग का प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।